तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग। तो भाई साहब, आज से फाइनली आपके सी प्लस प्लस के लेक्चर्स शुरू हो चुके हैं एंड भैया इन योर वेरी फर्स्ट क्लास हम देखने वाले हैं कि भैया एक एग्जाम्पल के साथ हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरीके से लिखा जाता है। अब देखो, ये जो कोर्स है इसकी जो फ्लो है मैं इस तरीके से लेके जाना चाह रहा हूं कि पहले मैं आपको जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं कुछ चीजें बताऊं तो वेरिएबल्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गए, आपके कीवर्ड्स हो गए, टोकन्स हो गए, प्रोग्राम स्ट्रक्चर हो गए, प्री प्रोसेसर्स हो गए, इंक्लूड, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है भैया, आपकी हेडर फाइल्स हो गई। इन सभी चीजों के बारे में हम आगे अभी 3-4 लेक्चर्स में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स वगैरह के कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो एक्चुअली ये क्लास मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी है। कैसे? अभी आपके स्मार्ट बोर्ड वाले लेक्चर्स चल रहे होंगे जिसमें मैं थ्योरेटिकली आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। बट देन धीरे धीरे हम शिफ्ट करेंगे अपने पेन टैब वाले लेक्चर्स में। पेन टैब वाले लेक्चर्स कैसे भैया कि आपके पास एक बड़ी सी स्क्रीन होगी जिसके ऊपर मैं आपको कंटेंट अच्छे से समझा रहा हूंगा और मैं आपको छोटा सा यही कहीं कोने में दिखूंगा। वहां पे भैया आप मेरे को देख सकते हो कि हाँ भैया किस तरीके से दिख रहे हैं, क्या चश्मा लगाया है नहीं लगाया है, भैया बाल अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं। ठीक है भैया, ये वाली बात हो गई। अब ये जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको एक बहुत ही छोटे एग्जांपल से सबसे पहले तो C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है पहले वो बता देता हूं। अगर हम अपने एक नॉर्मल C++ कोड की बात करें तो मैं एक कोड लिख के आपको दिखाता हूं जिसमें हम सिंपली क्या करेंगे कि एक स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे। भैया स्ट्रिंग क्या होती है बिल्कुल बताएंगे, अभी बिल्कुल फड़फड़ाना नहीं है। और ये चीजें मैं क्या लिख रहा हूं बिल्कुल देखो मत, आंख बंद कर लो, जाओ दूध पी के आ जाओ, ठीक है, बिस्कुट खा के आ जाओ भैया। ये हमने एक सक्सेसफुल प्रोग्राम लिख लिया है जिसके अंदर हमने सिंपली क्या किया है, एक लाइन को प्रिंट करा लिया है। क्या प्रिंट करा है भैया कि वेलकम ऑल ऑफ यू टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग। हमने ये सिंपल लाइन को प्रिंट करा लिया है। अब भैया ये प्रोग्राम लिखवाने का आपका मकसद क्या है? देखो, मैं चाहता हूं कि जब आप C++ को पढ़ना शुरू करो तो मैं डायरेक्टली ये बताने से कि भैया ये मेन क्या लिखा है या यूज क्या लिखा है, ये सारी चीजें डायरेक्टली टोकन्स, कीवर्ड्स और इन सब पे जंप करने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू देना चाहता हूं कि हाँ भैया इस तरीके से कुछ आपका C++ प्रोग्राम दिखता है। चलिए भैया, ये आपने देख लिया कि हाँ कुछ इस तरीके से ये चल रहा है। ये आपका कोडिंग विंडो है जिसके ऊपर यहाँ पे हमें आउटपुट दिख रहा है कि हाँ भैया वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग हमने सक्सेसफुली प्रिंट कर लिया है। चलिए 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 भाई साहब, जो अभी आपने कोड देखा उसके अंदर आपने एक स्ट्रक्चर देखा ऑफ अ C++ प्रोग्राम जो सिंपली क्या करता है भैया, एक स्टेटमेंट को आउटपुट में प्रिंट कराता है। वो स्टेटमेंट क्या है? वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग। अब भैया जो प्रोग्राम अभी आपने देखा, क्या वो वही प्रोग्राम है? ये वाला प्रोग्राम लिखा था क्या? बिल्कुल भैया, ये वाला प्रोग्राम लिखा था। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रोग्राम के अंदर इंडिविजुअल हर चीज को क्या कहते हैं पहले वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद हर चीज का मीनिंग क्या होता है उसको हम इन डेप्थ में पढ़ लेंगे। अब इसमें आप ऐसा देखो कि ये वाली जो फर्स्ट लाइन है जिसमें लिखा है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, और भैया ये सेकेंड वाला पार्ट है आयोस्ट्रीम, हैश इंक्लूड और आयोस्ट्रीम। इस लाइन में एक्चुअली में हमारे 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं भैया? 2 पार्ट्स। जो आपका पहला वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं भैया प्री प्रोसेसर। क्या कहते हैं भैया? प्री प्रोसेसर। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं भैया हेडर फाइल। क्या कहते हैं भैया? हेडर फाइल। और ऐसा समझो कि भैया ये जो आपका C++ प्रोग्राम होता है ना, इन 2 लाइंस के बजाय आप अपना कोई भी C++ का कोड नहीं लिख पाएंगे। ठीक भैया, तो अगर हम इन दोनों के बिना एक भी C++ का कोड नहीं लिख पाएंगे तो पहले हमें इन्हें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी लाइन में क्या लिखा है भैया? यूजिंग नेम स्पेस std। अब भैया ये नेम स्पेस किस बला का नाम है? हम इस नेम स्पेस को भी देख रहे होंगे। क्या है भैया ये नेम स्पेस? इसी वीडियो में हम आगे देख रहे होंगे। फिर आता है भैया आपका मेन। भैया ये मेन क्या लिखा हुआ है? इसे हम बबुआ एक फंक्शन कहते हैं।
क्या कहते हैं भैया, इसे हम एक फंक्शन कहते हैं। ठीक है भैया, आपने बोल दिया, हमने मान लिया कि इसे हम एक फंक्शन कहते हैं। भैया क्या यही वाली लाइन हमने आउटपुट में दी थी, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग? हाँ जी भैया, ये जो लाइन है ये आपने आउटपुट में दी थी। कहने का मतलब क्या है कि भैया यहां पे ये जो सी आउट लिखा है, हो सकता है कि इसके आगे हम जो भी लिखें वो हमें आउटपुट स्क्रीन पर मिल जाता हो। ठीक है भैया, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। भैया यहां पे आपने एक और सी आउट लगाया है और यहां पे आपने एंड एल लगाया है। ये एंड एल कुछ तो लिखा है भैया, भैया इंग्लिश में कभी नहीं पढ़ा भैया, लेकिन अभी आप पढ़ाओगे तो भैया इसकी चर्चा हम आगे देख रहे होंगे। लेकिन इसे आप कहोगे एंड लाइन स्टेटमेंट। क्या कहोगे भैया? एंड लाइन स्टेटमेंट। ठीक है भैया, इन्हें भी हम आगे देख रहे होंगे। फिर ये लास्ट में लिखा हुआ भैया रिटर्न जीरो। अभी के लिए ऐसा समझो कि ये जो रिटर्न जीरो होता है ये पार्ट ऑफ द फंक्शन होता है। क्या होता है भैया? पार्ट ऑफ द फंक्शन होता है। ठीक है भैया, हमने इस स्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिकोड कर लिया है। हमने क्या किया है? इस स्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिकोड कर लिया है। यह था भैया हमारा पहला C++ का प्रोग्राम, जिसमें हमने सिंपली एक लाइन को प्रिंट कराया है। क्या कराया भैया? एक लाइन को प्रिंट कराया है। इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है इसे हम प्री प्रोसेसर कहेंगे। ये जो दूसरा एलिमेंट है इसे हम एक हेडर फाइल कहेंगे। भैया ये जो तीसरी लाइन है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इसे हम नेम स्पेस वाली कैटेगरी के अंदर पढ़ रहे होंगे। फिर आता है हमारा मेन फंक्शन, इसे हम इंडिविजुअली अभी आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ रहे होंगे। फिर आता है हमारा आउटपुट स्टेटमेंट। क्या आता है भैया? आउटपुट स्टेटमेंट, इसे आप आउटपुट फंक्शन भी कह सकते हैं, इसे भी हम आगे पढ़ रहे होंगे। लास्ट में आपका रिटर्न स्टेटमेंट है, इसे हम क्या कहते हैं भैया? रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। और ये एक पार्ट ऑफ द फंक्शन होता है। किसका? कौन सा फंक्शन भैया? ये मेन फंक्शन का पार्ट होता है। इन सभी चीजों को एक एक करके देख लें। बिल्कुल भैया, इन सभी चीजों को एक एक करके देख लेते हैं। और भैया एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो भी चीजें मैं लिखवाता जा रहा हूं, कोशिश करना कि आप इन सभी चीजों को नोट करते जाएं। ठीक है भैया, नोट्स अच्छे से आपको बनाने हैं चीजों के, ताकि जब आप अपने इंटरव्यू राउंड्स में या फिर जब अपने प्लेसमेंट राउंड्स में बैठ रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो कि हाँ भैया वो हमें बताया तो था कि ये हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम क्यों लिखते हैं, भैया हम तो भूल गए, काश हमने नोट्स बनाया होता भैया। तो ये वाली दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब भैया सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो हमारी पहली लाइन में लिखा था हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, जिसमें से हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर है और आयोस्ट्रीम हेडर फाइल है, इन दोनों का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहला टॉपिक क्या है भैया? C++ की प्री प्रोसेसर्स एंड हेडर फाइल्स। अब एज द नेम सजेस्ट, ये जो आपके प्री प्रोसेसर्स होते हैं ये आपके एक्चुअल कोड से पहले रन होते हैं। क्या होते हैं भैया? आपके एक्चुअल कोड, जो भी कोड, जैसे कि सपोज मैंने वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग लिखा, वो कोड रन होने से पहले आपके ये प्री प्रोसेसर्स रन होंगे। आपका एक्चुअल कोड प्रोसेस होने से पहले मतलब प्री, आपके ये वाले कोड जो है वो प्रोसेस होंगे। अब भैया जनरली ये जो हमारे प्री प्रोसेसर्स रहते हैं ये हैश सिंबल के साथ दर्शाए जाते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक लाइन लिखी, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। आप एक बात समझो कि अगर हमें C++ के अंदर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होगा तो भैया C++ जो हमारा CPU है या जो हमारा कोड रनर है, क्या उसे पता है कि भैया हम आउटपुट या इनपुट कैसे देंगे? सोचने वाली बात है ना, क्योंकि भैया हमें बचपन से पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो 0 और वो 1 को ही समझता है। वो आपके अंग्रेजी नहीं समझता है कि C++ के कंपाइलर एक काम करो आउटपुट दे दो, नहीं समझेगा। उसे हमें उसकी लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। तो एक्चुअल में कहानी ऐसी होती है कि सपोज कोई XYZ कंपनी हुई, उसने क्या किया? उसने एक फंक्शन बनाया आउटपुट देने के लिए C++ के अंदर। उसी कंपनी ने क्या किया? एक और फंक्शन बनाया इनपुट लेने के लिए C++ के अंदर। और उसने क्या किया कि वो जो दोनों फंक्शंस उसने बनाए उसका कोड पब्लिक कर दिया। क्या किया भैया? उसका जो कोड है उसको पब्लिक कर दिया कि भैया आप एक काम करना, ये जो हमारी फाइल है ना जिसमें हमने इस आउटपुट और इनपुट का पूरा कोड लिख रखा है, इसे आप सिंपली क्या करना, आप जब भी अपना C++ का कोड लिखना जिसके अंदर आपको आउटपुट
आउटपुट इनपुट करने की जरूरत समझ में आए तो आप सिंपली क्या करना, ये जो मेरी फाइल है जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी आउटपुट और इनपुट फंक्शंस को डिफाइन करके रखा है, उसे आप सिंपली अपने कोड के अंदर मेंशन कर लेना। इससे क्या होगा कि आपको ये जो पूरा कोड है जो कि आउटपुट और इनपुट कराता है, इसे दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा। तो अब भैया ये जो फाइल्स हैं जिनके अंदर इनपुट और आउटपुट के कोड लिखे हुए हैं, कौन से कोड भैया, जो कंपनी ने लिखा, कहा कि भैया आप सिंपली क्या करना, इस कोड को अपने C++ प्रोग्राम के अंदर डालना, मेंशन करना और दिल खोल के आउटपुट इनपुट करना। तो भैया ये जो आपके फाइल्स हैं इन्हें हम कहते हैं हेडर फाइल्स। क्या कहते हैं भैया, हेडर फाइल्स। एग्जांपल के लिए मैंने लिखा वहां पे सी आउट, अब C++ के अंदर जैसे ही आप सी आउट लिखोगे और इसके आगे आप जो भी लिखोगे वो आपको आउटपुट स्क्रीन में मिल जाएगा। अब भैया जो हमारा C++ प्रोग्राम है उसे नहीं पता है कि सी आउट का मतलब क्या होता है, सी आउट का मतलब क्या होता है, सी आउट फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो अब उस कंपनी ने हमारे के लिए क्या किया है, आयोस्ट्रीम नाम की हेडर फाइल के अंदर कोड लिख के बता दिया है कि सी आउट का मतलब क्या होता है। उसने एक कोड लिखा, एक फंक्शन बनाया कि भैया जब भी यूजर हमारा C++ के अंदर सी आउट लिखे और उसके आगे जो भी लिखे आपको क्या करना है, उसे प्रिंट करा देना है। क्या करना भैया, उसे प्रिंट करा देना है। तो ये जो सी आउट काम कर रहा है, इसका जो मीनिंग है, इसका जो फंक्शन का डिक्लेरेशन है, वो इस फाइल के अंदर प्रेजेंट है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम सिंपली भैया इस आयोस्ट्रीम फाइल को अपने कोड के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। क्या करते हैं भैया, इंक्लूड कर लेते हैं। हमने क्या किया भैया, जो आपकी कंपनी है वहां से आयोस्ट्रीम फाइल को #include लगा के अपने कोड के अंदर लिख लिया। इसीलिए ये फर्स्ट लाइन पर लिखा जाता है कि भैया सबसे पहले आप अपनी आयोस्ट्रीम फाइल को इंक्लूड करो, क्योंकि भैया C++ प्रोग्राम के अंदर हमें इनपुट आउटपुट में ही तो सबसे ज्यादा काम करना है ना। तो भैया इनपुट आउटपुट फाइल को तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये जो पहली लाइन है इसका मतलब हमें समझ में आया क्या, ये जो पहली लाइन है इसका मतलब ये है कि भैया आयोस्ट्रीम नाम की फाइल जहां पर भी रखी हुई है, जिस भी कंपनी के डेटाबेस में रखी हुई है, जिसके अंदर हमें आउटपुट देने की शक्ति मिल रही है, आउटपुट देने का फंक्शन मिल रहा है, आप क्या करो, उसे मेरे प्रोग्राम के अंदर इनपुट कर लो, इंसर्ट कर लो, क्या करो, मेंशन कर लो, इंक्लूड कर लो। इससे क्या होगा, मुझे पूरा सी आउट फंक्शन दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्टली सी आउट लिखूंगा और उसके आगे जो भी लिखूंगा वो आउटपुट में आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई, क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि भैया हेडर फाइल का मतलब क्या होता है। हाँ जी भैया, ये हेडर फाइल का मतलब हमें समझ में आ गया, और हमें समझ में आ गया कि हमने ये इंक्लूड इसलिए लिखा है ताकि हम इस आयोस्ट्रीम फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट कर ले। तो भैया हमें समझ में आ गया कि ये जो प्री प्रोसेसर्स हैं, ये प्री प्रोसेसर्स क्या करते हैं, फाइल्स के साथ काम करते हैं। क्या करते हैं भैया, फाइल्स के साथ काम करते हैं, और इन्हें जब हम लिखते हैं तो उसके पहले एक हैशटैग लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है भैया, एक हैशटैग लगाना पड़ता है। अब देयर आर, यहां पे इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अब देयर आर अ वैरायटी ऑफ प्री प्रोसेसर्स इन द मार्केट। भैया सबसे पहला तो आप क्या हो गया, ये हैश इंक्लूड। भैया ये हैश इंक्लूड होता है क्यों, भैया ये हैश इंक्लूड होता है टू इंक्लूड सर्टेन हेडर फाइल्स इनटू योर प्रोग्राम। हाँ जी भैया, इतनी चीज हमें समझ में आ गई कि ये जो हेडर फाइल्स हैं जिनके अंदर कुछ प्री डिफाइंड मतलब भैया पहले से कुछ डिफाइंड फंक्शंस रखे हुए हैं, जैसे कि सी आउट जो कि आउटपुट करता है, और उस फाइल को हमने अपने प्रोग्राम में इनपुट किया तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं, उस प्री डिफाइंड फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई। हाँ जी भैया, आपकी इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। भैया अब इस दुनिया में क्या सिर्फ एक ही प्री प्रोसेसर होता है, सिर्फ इंक्लूड ही होता है क्या, नहीं। एग्जांपल के लिए अभी मैं आपको एक
और जो कि हम आगे अपने क्लासेस में यूज करेंगे। एक्चुअली C++ में मेनली आपके दो फंक्शंस यूज होते हैं। सबसे पहले आपका हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर्स यूज होते हैं, हैश इंक्लूड, एंड दूसरा आता है हैश डिफाइन। भैया ये हैश डिफाइन क्या होता है? दूसरा आपका जो प्री प्रोसेसर है वो है आपका हैश डिफाइन। भैया ये हैश डिफाइन किस बला का नाम है? अब ऐसा समझो कि जब भी आपको C++ प्रोग्राम के अंदर किसी कांस्टेंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। कैसा भैया? किसी कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करना है? एग्जाम्पल के लिए लेते हैं पाई की वैल्यू। क्या ले लेते हैं भैया? पाई की वैल्यू ले लेते हैं। यहां पे लिखा हमने पाई और यहां पे हमने लिख दिया 3.14। क्या लिखा भैया? यहां पे हमने लिख दिया 3.14। एक सेकेंड, जो आपकी ये वाली चीज है ये अलग है, ठीक है, ये वाली चीज हमारी अलग है। जैसे ही आपने ये हैश इंक्लूड PI और 3.14 लिखा, जो हमारा प्रोग्राम है उसको एक इंडिकेशन चला गया कि अब पूरे कोड के अंदर, पूरे C++ प्रोग्राम के अंदर जहां भी हमारा यूजर पाई का जिक्र करे वहां पे आप समझना कि पाई का मतलब है 3.14। तो जस्ट इन केस मैं अपने कोड में, अपने सी आउट के अंदर लिखता हूं कि भैया पाई क्या है बताओ, तो यह आउटपुट स्क्रीन पे क्या देगा भैया? आउटपुट स्क्रीन पे देगा 3.14, क्योंकि हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है हैश डिफाइन की हेल्प से कि भैया पाई की वैल्यू होगी 3.14। तो ज्यादा इसमें टेंशन या ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। बस ऐसा समझो कि जो आपका प्री प्रोसेसर हैश डिफाइन होता है ये सिंपली क्या करता है? कुछ कांस्टेंट वैल्यूज को डिक्लेयर कर देता है। भैया इसे लिखा कहां जाता है? आप सिंपली क्या कर सकते हो, जब भी आपको कुछ ऐसा डिफाइन करना हो तो ये जहां पे मैंने लिखा है ना हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, पहली लाइन पे इसको लिखना और ये दूसरी लाइन पे छोटा छोटा लिख देना भैया हैश डिफाइन और यहां पे पाई और 3.14। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन में हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखा है, सेकेंड लाइन में आपका हैश डिफाइन पाई और आपका 3.14। ये भैया 1 जैसा लग रहा है, इसको आप आई बनाओ, ये पाई है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद भैया हम लिखते हैं अपना यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो भैया अभी तक हमें दो चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं कि क्या होती हैं हमारी हेडर फाइल्स और क्या होते हैं हमारे प्री प्रोसेसर्स। ठीक है भैया, इस चीज को नोट करोगे क्या? बिल्कुल भैया, हम इस चीज को नोट करेंगे। अब हम एक बात समझो कि भैया आपने हेडर फाइल्स तो बता दी, हेडर फाइल्स हम थोड़ा सा और डेप्थ में डिस्कस कर सकते हैं क्या? इस चीज को नोट कर लिया है ना? हाँ भैया नोट कर लिया है। अब तो इरेज कर दो। आप एक काम करो भैया, आपको हेडर फाइल्स थोड़ा सा और डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि भैया हेडर फाइल्स तो सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती हैं भैया, बहुत सारे प्रकार की होती हैं भैया। तो अभी फिलहाल तो हम हेडर फाइल, सबसे पहले हमने देखा आईओस्ट्रीम हेडर फाइल। किसको देखा भैया? आईओस्ट्रीम हेडर फाइल। इसको एक्चुअली ऐसे मत लिखो, आप ऐसे लिखो, पूरा लिखो हैश इंक्लूड और यहां पे आप लिखो आईओस्ट्रीम। भैया एक हेडर फाइल हमने आईओस्ट्रीम देखी, एक और हेडर फाइल के बारे में मैं आपको बताता हूं, हैश इंक्लूड वेक्टर। क्या भैया? वेक्टर। क्या भैया? वेक्टर। C++ प्रोग्राम के अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर होता है वेक्टर। कौन होता है भैया? होता है वेक्टर। अब ये वेक्टर एक्चुअली क्या करता है? ये तो सिर्फ एक डेटा स्ट्रक्चर है भैया। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या? एक डब्बा है मेमोरी के अंदर जिसमें हम कुछ भी अपना डेटा डाल सकते हैं। भैया ये जो आपकी हार्ड ड्राइव हुई, ये जो आपकी चिप हो गई, या आपकी जो मेमोरी हो गई, तो इसके अंदर जो हम डेटा डाल रहे हैं वहीं पे समझो हमने कोई एक डब्बा बनाया है छोटा सा और बोला तुम्हारा नाम है भैया वेक्टर। क्या नाम है तुम्हारा? नाम है वेक्टर। आज से हम तुम्हें वेक्टर बुलाएंगे और इसके अंदर आप जो भी डेटा डालोगे उसको हम कह देंगे कि भैया जो तुम डेटा अभी गए हो ना, तुम कहां गए हो भैया? एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर गए हो जिसे हम वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वेक्टर कहते हैं। तो एक्चुअली जब आप अपने C++ प्रोग्राम के अंदर जहां पर भी इनपुट और आउटपुट करना चाहते हो वहां आपको हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम पहले लिखना पड़ेगा, पहले मेंशन करना पड़ेगा, और उसके बाद ठीक उसी तरीके से अगर आप अपने C++ प्रोग्राम के अंदर वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर का यूज करने वाले हो तो आपको हैश इंक्लूड वेक्टर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा भैया? हैश इंक्लूड वेक्टर लिखना पड़ेगा। एक बार और रिवाइज करा दूं? हाँ जी भैया, एक बार और रिवाइज करा दो। हैश इंक्लूड का मतलब कोई एक हेडर फाइल है जो कि किसी भी डेटाबेस के अंदर
अंदर किसी कंपनी के डेटाबेस के अंदर रखी है और उसे हमने अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया है। भैया क्यों इंक्लूड किया है कि भैया ये जो आपकी हेडर फाइल है ना, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये आईओस्ट्रीम फाइल के अंदर इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं ये फंक्शन लिखा गया है। अगर हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमें अपने प्रोग्राम के अंदर दोबारा कोड करना पड़ेगा, दोबारा एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि इनपुट और आउटपुट देता हो, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो C++ कंपाइलर है वो सिर्फ और सिर्फ 0-1 को समझता है। तो उसे भैया चाहिए एक फुल फ्लेजेड कोड। हम उसे अंग्रेजी में नहीं कह सकते कि इनपुट और आउटपुट करा दो। ठीक उसी तरीके से हैश इंक्लूड वेक्टर हमने इसलिए लिखा क्योंकि भैया हम वेक्टर कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कहां से आ गया, ये हमारे कंपाइलर को थोड़ी पता है। ये भैया किसी हेडर फाइल के अंदर जो कि किसी कंपनी ने बना के ऑलरेडी रखी हुई है, उस हेडर फाइल के अंदर वेक्टर क्या होता है, इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सब मेंशन्ड है। तो जैसे ही आप इसे अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करोगे, आपका कंपाइलर पहचान जाएगा कि हम किस वेक्टर की बात कर रहे हैं और इस वेक्टर के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। फिर आप फ्रीली क्या कर सकते हो, जैसे अभी तक आप cout फंक्शन को यूज कर रहे थे ना आपके आउटपुट देने के लिए, वैसे ही आप वेक्टर्स के साथ काम कर सकते हो। अब ये वेक्टर्स का इंडिविजुअल एक टॉपिक है जिसके ऊपर आपका एक अलग सेक्शन रहेगा C++ बैच के अंदर, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें समझ में आ गया है भैया हेडर फाइल्स क्या होती हैं और हमें समझ में आ गया है प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं। मैं एक काम करता हूं, एक चुटकी के अंदर हम क्या करेंगे भैया, यहां पे अपने और हेडर फाइल्स देख लेंगे। देखो ये जो हेडर फाइल्स हैं, अब जिस कंपनी का जिक्र मैं अभी तक करता आ रहा हूं ना भैया, उस कंपनी का नाम है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। क्या नाम है भैया? स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। भैया ये एक्चुअल कोई कंपनी होती है? नहीं नहीं नहीं, ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी आप एक लाइब्रेरी की तरह समझो। भैया जिस लाइब्रेरी के अंदर, जैसे आपकी कॉलेज में, आपके स्कूल में जो भी लाइब्रेरीज होंगी उसके अंदर हो गया ना भैया बहुत सारी बुक्स रखी होंगी, वैसे ही ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमारी बहुत सारी हेडर फाइल्स रखी हुई हैं। तो भैया उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। अब एक्चुअली STL, इसे हम शॉर्ट में स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, इसी को हम STL कहते हैं। इसके बारे में भी एक डेडिकेटेड सेक्शन है हमारे C++ बैच में, तो हम क्या करेंगे इसके बारे में इन डेप्थ वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडर फाइल्स मैंने आपके सामने रख ली है, इसको आप अपने नोट्स में बना लोगे और फिर आगे चलते चलते, अभी तो हमें भैया आईओस्ट्रीम का पता लगा, वेक्टर का पता लगा, आगे चल के हम मैथ, स्ट्रिंग, एल्गोरिथम, इन सभी चीजों के बारे में देख रहे होंगे। तो ये चीज आप नोट कर लो। दूसरा एक और चीज मैंने उस कोने में लिखी है एज ए नोट कि जो आपके हेडर फाइल्स होते हैं वो आपके एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे मैंने आईओस्ट्रीम लिखा ना, इसे मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। तो इस चीज को नोट करो फटाक से। ठीक है भैया, हमने इस चीज को नोट कर लिया है। भैया नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने नेम स्पेसेस की। भैया एक्चुअली में ये नेम स्पेसेस क्या होते हैं? अब आपने सेकेंड लाइन में वहां पे लिखा स्ट्रक्चर के अंदर कि भैया यूजिंग नेम स्पेस std। क्या लिखा भैया? यूजिंग नेम स्पेस std। अगर तो भैया हम ये वाली लाइन ना लिख रहे होते, अगर अपने C++ प्रोग्राम के अंदर यहां पर हम ये वाली लाइन ना लिख रहे होते तो क्या फर्क पड़ जाता भैया? क्या फर्क पड़ जाता? ये वाला डाउट तो भैया हमें आ रहा है कि अगर ये लाइन ना लिखते तो क्या फर्क पड़ जाता। अगर ये लाइन आप वहां पर ना लिखते तो आपको जब cout फंक्शन यूज करना था, जब आप cout फंक्शन यूज कर रहे हो तो इसके पहले आपको यहां पे लिखना पड़ता std और यहां पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर आप cout लिख के और बोलते भैया कि प्रिंट आउट करा दो वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग। क्या करा दो भैया? वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग आप क्या करो? प्रिंट करा दो। तो भैया हम अब इससे बचने के लिए ये जो बार बार हम लिखते हैं ना, क्योंकि देखो एक प्रोग्राम के अंदर आप पता नहीं दर्जनों बार कम से कम आउटपुट और इनपुट कराओगे, तो क्या आप हर cout स्टेटमेंट के पहले std और ये आपका जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इसे लगाओगे क्या? नहीं भैया, ये चीज हम लगाना नहीं पसंद करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि अपनी हेडर फाइल के नीचे ही, जहां आप अपना प्री प्रोसेसर लिखते हो उसके नीचे ही आप यूजिंग नेम स्पेस std लिख लेते हो। अब भैया ये std तो हमें समझ में आ गया कि ये std जो है ये समथिंग आउटपुट इनपुट cout और cin फंक्शन के रिलेटेड है। लेकिन भैया ये नेम स्पेस क्या है, आप तो हमें ये चीज बताओ। तो भैया ये वाली चीज कुछ ऐसी है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास क्या है भैया? एक है X कंपनी और एक है Y कंपनी। भैया ये कंपनीज, हाँ ठीक है, कंपनीज। आपके पास है भैया एक X कंपनी और एक है भैया आपके पास Y कंपनी।
एक्स कंपनी कहती है कि हमारी हेडर फाइल के अंदर जो सी आउट फंक्शन है वो क्या कराता है भैया, वो क्या कराता है, वो इनपुट लेता है। क्या कराता है भैया, इनपुट लेता है। भैया ये एग्जाम्पल है, इससे रिलेट मत करना भैया आपने तो बोला था सी आउट क्या कराता है, आउटपुट देता है, यहां पे सी आउट तो इनपुट लेने लगा। ये एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं। फिर भैया दूसरी कंपनी आती है, बोलती है हमने भी एक हेडर फाइल बनाई है। क्या सिर्फ तुम ही हेडर फाइल बना सकते हो क्या बे? भैया हमने एक हेडर फाइल बनाई है जिसके अंदर हमने सेम नाम का सी आउट नाम का एक फंक्शन बनाया है जो क्या करता है भैया, आउटपुट देता है। हाँ भैया हमें समझ में आ गया, आप खेल रहे हो, यही वाली कंपनी है जो इस आउटपुट के बना रही है भैया। नहीं नहीं, ये वाई वाली कंपनी नहीं है, उसके बारे में बताऊंगा कौन सी कंपनी है। लेकिन 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 अगर सपोज मैं अपने कोड के अंदर इन दोनों कंपनीज के हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेता हूं, मैं लिखता हूं हैश इंक्लूड एक्स और हैश इंक्लूड वाई। जैसे ही हमने दोनों के हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया, दोनों के फंक्शंस हम यूज कर पाएंगे। बिल्कुल भैया, जिस हेडर फाइल को आप इंक्लूड करोगे उसके फंक्शंस सी आउट को हम यूज कर पाएंगे। लेकिन एक कंपनी कह रही है कि जैसे ही आप सी आउट लिखोगे उसका मतलब हम बताएंगे इनपुट, और यहां पे दूसरी कंपनी कह रही है कि भैया जैसे ही आप सी आउट लिखोगे हम कहेंगे कि उसके आगे जो भी लिखा है उसे आउटपुट कराना है। तो भैया ये तो दिक्कत हो गई, अब हम सी आउट लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम पगला जाएगा भैया, इनपुट लेना है आउटपुट लेना है। इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं भैया नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। क्या कहते हैं भैया, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। क्या कहते हैं भैया, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब भैया लड़ाई झगड़ा मतभेद। यहां पे क्या हुआ कि क्योंकि हमने सेम नाम के सी आउट सेम नाम के दो अलग अलग फंक्शंस बनाकर रखे हैं। एक फंक्शन क्या करता है, इनपुट लेता है, दूसरा फंक्शन क्या करता है, आउटपुट देता है। तो इन नाम की वजह से इन दोनों फंक्शंस के अंदर झगड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, झगड़ा हो रहा है। इसी चीज को हम कहते हैं नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। क्या कहते हैं भैया, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए आते हैं भैया आपके नेम स्पेसेस। तो आप ऐसा समझो कि भैया सपोज आपके घर में क्या है, मम्मी है, आपके घर में है मम्मी, और यहां पे आप हो भैया, आप राहुल ले लेते हैं नाम। हाँ भैया आप हो, राहुल नाम है आपका, और आपका एक छोटा भाई है जो आपसे 1-2 साल ही बस छोटा है, उसका नाम है भैया करण। क्या नाम है भैया, करण नाम है। अब आपके पास बहुत सारी शर्ट रखी हैं, लेकिन दिक्कत यह है क्योंकि आप दोनों एक जैसे दिखते हो तो आपकी मम्मी चाहती हैं कि आप दोनों ट्विन करो। क्या करो भैया, ट्विन करो। तो आपके पास जितनी भी शर्ट रखी हैं उन सभी शर्ट्स का जो कलर है वो सेम है, जो सभी शर्ट का साइज है वो सेम है, सभी शर्ट का जो टेक्सचर है, कंपनी नेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन भैया आपके बीच में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि अबे तूने मेरी शर्ट पहन ली, तूने मेरी शर्ट पहन ली। तो आपकी मम्मी क्या करेंगी, आपकी मम्मी है भैया स्मार्ट, वो पढ़ के आई हैं सचिन सर से, और उन्होंने क्या कहा भैया 2 डब्बे बना दिए। क्या करे भैया, 2 डब्बे बना दिए। एक डब्बे के ऊपर नाम लिख दिया राहुल, और दूसरे डब्बे के अंदर ऊपर नाम लिख दिया भैया करण, और राहुल की जितनी भी शर्ट है इस डब्बे के अंदर डाला जिसका नाम है राहुल, और करण के जितने भी शर्ट हैं उसे करण वाले डब्बे के अंदर डाल दिया। अब अगर मैं कहूं कि इसी डब्बे को हम कहते हैं भैया नेम स्पेस। क्या कहते हैं भैया, नेम स्पेस। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपकी एक्स कंपनी है, हम क्या कहेंगे कि एक्स कंपनी भाई साहब आपके जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, आप क्या करो उन सभी फंक्शंस को अपने नेम स्पेस के अंदर डाल दो। क्या डाल दो भैया, नेम स्पेस के अंदर डाल दो। सपोज इस कंपनी का नेम स्पेस है एक्स। क्या नाम नेम स्पेस है भैया, एक्स। जैसे इस डब्बे का नेम स्पेस क्या था भैया, राहुल, वैसे ही इस कंपनी का नेम स्पेस है भैया एक्स। ये सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। अभी आगे और नेम स्पेस के बारे में बताऊंगा, टेंशन मत लो। वहीं पे ये जो दूसरी कंपनी है ये क्या करती है, अपना नेम स्पेस बनाती है वाई नाम से, और उस नेम स्पेस के अंदर उस कंपनी के क्रिएटेड जितने भी हेडर फाइल्स के अंदर फंक्शंस होते हैं उन्हें सबको डाल देती है। जैसे यहां राहुल की मम्मी ने राहुल के कपड़े और करण के कपड़े अलग अलग कर दिए ना, वैसे ही यहां पे दोनों फंक्शंस अलग अलग हो चुके हैं।
अब भैया ये राहुल करण आप थोड़ा सा हटा दो। हाँ भैया ये राहुल करण हम हटा देते हैं। अब अगर अगर आपको वाई कंपनी के सी आउट को यूज करना पड़ेगा, आपको वाई कंपनी के सी आउट को यूज करना है, आप चाहते हो कि जैसे ही मैं सी आउट लिखूं तो भैया हमारा आउटपुट में जाए, तो आप सिंपली नेम स्पेस को यूज करोगे। कैसे भैया? सबसे पहले आप लिखोगे नेम स्पेस का नाम, फिर आप लगाओगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। भैया ये जो चार बिंदी हुआ, ये जो चार बिंदी हमने बनाई भैया, ये कैसे बनती है? आपके कंप्यूटर के अंदर ऐसा होगा ना कुछ भैया, कीबोर्ड में देखो ये ऐसा डबल होगा। तो भैया इसी को आप जैसे ही 2 बार दबा दोगे तो ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपका बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो नेम स्पेस है उसका नाम लिखेंगे, जो कि वाई वाली कंपनी में वाई है, लगाएंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर लिखेंगे भैया सी आउट। क्या लिखेंगे भैया? सी आउट। और हम यहां पे लिख देंगे भैया वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग। तो भैया ये जो हमारा कोड है ये क्या करेगा? आउटपुट में आपका ये वाली स्टेटमेंट दे देगा। तो भैया हमने उसे बताया, हमने प्रोग्राम को बताया कि भैया जो आप y नाम का नेम स्पेस है ना, उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है, जो सी आउट फंक्शन बना है, आप उसे यूज करो। भैया अगर गलती से हमने क्या किया होता, यहां पे x लिख दिया होता, तो अब हम क्या कर रहे हैं? x कंपनी के अंदर जो सी आउट फंक्शन बना है, एक्चुअली में ऐसा कोई सी आउट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है x कंपनी के लिए। एग्जांपल के लिए x कंपनी वाला जो सी आउट फंक्शन है उसे हमने अपने प्रोग्राम में डाल लिया है। तो भैया अब ये सी आउट फंक्शन आउटपुट नहीं देगा, ये सी आउट फंक्शन भैया यूजर से इनपुट लेगा। क्या करेगा भैया? इनपुट लेगा। तो क्या हमें नेम स्पेसेस के बारे में समझ में आ गया? हमने सिंपली क्या किया, अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग डब्बे बना दिए और कहा कि भैया आपके जितने भी फंक्शंस हैं उस डब्बे में डाल दो, और भैया कहा आपके जितने फंक्शंस हैं आप अपने वाले डब्बे में डाल दो, और दोनों डब्बों को अपना अपना कुछ नाम दे लेना। भैया यही सेम चीज करी हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन ने। क्या भैया? स्टैंडर्ड फंक्शन ने जिस तरीके से यहां एक्स कंपनी का नेम स्पेस है एक्स, ठीक उसी तरीके से जो मैंने आपको स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी नाम की एक कंपनी बताई थी। हाँ भैया उसको अभी तो आप कंपनी बोलो, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज है। अभी के लिए आप उसको कंपनी बोलो कि भैया जो STL है, जो आपका स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, उसको उस कंपनी का जो नेम स्पेस है उसे हम कहते हैं भैया STD। जैसे X कंपनी का नेम स्पेस X है ना, Y कंपनी का नेम स्पेस Y लिख दिया था, वैसे ही जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, अब भैया ये इतना बड़ा नेम स्पेस बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा, हमने क्या किया, एक छोटा सा नेम स्पेस दिया STD। इस छोटे से नेम स्पेस का नाम है भैया स्टैंडर्ड, इसे हम बड़े में स्टैंडर्ड कहते हैं, यूज करते टाइम इसे STD कहते हैं। तो अब जैसे ही आप यहां लिखोगे STD स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और सी आउट, जैसे ही ये स्टेटमेंट आप लिखोगे वैसे ही आपका प्रोग्राम समझ जाएगा कि हाँ भैया स्टैंडर्ड, ये जो आपका STL है ना, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, उसके अंदर जो सी आउट फंक्शन है उसे यूज करो। तो इस तरीके से हमने क्या किया भैया, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया। क्या किया भैया? नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया। जैसे आपके भाई और आपकी मम्मी ने शर्ट कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया ना, ठीक उसी तरीके से यहां नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो चुका है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया आपकी इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। तो भैया ये तो आपने 2 तरीके बताए थे सी आउट फंक्शन को यूज करने के। या तो आप एक काम करो कि ऊपर 2 लाइन में यूजिंग नेम स्पेस STD लिख दो, या फिर आप इस तरीके से STD और ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर सी आउट लिख के लिखो। भैया हम नहीं प्रेफर करेंगे कि ये सी आउट हम यहां पर लिखें, तो हम सिंपली क्या करेंगे, लिख देंगे कि भैया जो STD नाम का नेम स्पेस है उसे आप यूज कर लो। क्या ये इतनी अंग्रेजी समझ में आ रही है? भैया अगर हमें X नाम का नेम स्पेस यूज करना होता तो क्या करते, STD को काट के यहां पे X लिख देते, तो अब X कंपनी का जो सी आउट फंक्शन है वो हम यूज कर पाते। तो सिंपली हमने यहां पर क्या किया है, यहां पर अबे यार चेंज बेइज्जती मत करा भैया के सामने। भैया यहां पे हमने सिंपली क्या किया है, यूजिंग नेम स्पेस STD लिख दिया है। इसका मतलब क्या कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी नाम की कंपनी के अंदर जो सी आउट फंक्शन है उसे आपको यूज करना है। तो भैया ये यूजिंग नेम स्पेस STD हमें समझ में आ गया। अब आप ऐसा समझो गुरु, आप एक चीज समझो कि आपने हासिल कर लिया है इस C++ की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला ज्ञान कि भैया नेम स्पेसेस क्या होते हैं, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं। इसका नोट बनाओगे क्या भैया? फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले सेक्शन में।
अब भैया नेम स्पेसेस के बाद आता है आपका मेन फंक्शन। क्या आता है भैया? मेन फंक्शन। भैया यहाँ पे हमने प्रोग्राम के अंदर अपने लिखा था ना भैया, ये लिखा है आपने, ये इन दोनों लाइंस के बारे में पढ़ लिया। अब भैया आप जानते हैं इंट मेन फंक्शन क्या होता है। अब एक्चुअली जब मैं बात करूं इंट मेन फंक्शन की, तो इंट मेन फंक्शन इज नथिंग बट अ फंक्शन। ये इंट मेन फंक्शन, आपका जो मेन फंक्शन होता है, दिस इज नथिंग बट अ प्लेस वेयर यू राइट, भैया RIGST वाला नहीं, WRIT वाला, राइट, ऑल योर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम स्लैश कोड। कहने का मतलब क्या है भैया कि ये जो आपका मेन फंक्शन है, ये आपकी वो जगह है, ये आपके कोड का, आपके प्रोग्राम का वो हिस्सा है जिसके अंदर आप अपना सारा एग्जीक्यूटेबल कोड लिखते हो। इसका मतलब क्या भैया कि सपोज आपको कोई चीज इनपुट करानी है, आपको कोई चीज आउटपुट करानी है, आपको कोई चीज फंक्शन कॉल करनी है, जो भी XYZ चीजें आपको एक C++ प्रोग्राम के अंदर करना है, आपको लूप्स चलाने हैं, आपको कंडीशन देनी है, जो भी चीजें आपको C++ प्रोग्राम के अंदर लिखना है, कोड जो आप चाहते हो कि एग्जीक्यूट हो, आपको उसका आउटपुट दिखे, उसे हम मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। अब भैया जब बात आती है फंक्शंस की, एक्चुअली इसका फंक्शंस का मैं एक सेपरेट वीडियो पूरा रखूंगा एंड इसकी पूरी प्रैक्टिस होगी, लेकिन अभी फिलहाल आप ऐसा समझो कि फंक्शंस के जनरली 4 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है उसका डेटा टाइप, दूसरा होता है उसका वेरिएबल नेम, जिसे हम फंक्शन नेम से भी जानते हैं, तीसरा है भैया पैरामीटर्स, और चौथा है भैया रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये 4 फंक्शन भैया आपने जो बताए, हमें तो कुछ नहीं समझ में आया। आप ऐसा समझो कि जब भी हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं, जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो सबसे पहले उस फंक्शन का हम डेटा टाइप बताते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया है जो सिंपली क्या करता है, यूजर से 2 वैल्यूज को इनपुट लेता है और उन्हें ऐड करके आउटपुट में दे देता है। ये एक फंक्शन हो गया। उस फंक्शन में हमने सिंपली क्या किया, 2 वैल्यूज को यूजर से इनपुट लिया और एक वैल्यू को आउटपुट दिया। अब ये जो आउटपुट इनपुट हमने खेला, हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम भैया इंटीजर वैल्यूज को ऐड कर पाए। इंटीजर वैल्यूज क्या भैया, जो आपकी 1 2 3 4, जो कि आपके पॉइंट्स में नहीं है, 1.1 ये पॉइंट्स में नहीं है, 1 2 3 4 डायरेक्ट वैल्यूज हैं, उसे हम इंटीजर वैल्यूज कहते हैं। तो हम सिंपली यहां पे लिख देंगे कि भैया ये जो फंक्शन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप इंटीजर वैल्यूज पे ही ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज पे ही एडिशन सम को परफॉर्म करोगे। मतलब जो वैल्यूज आप इनपुट में लोगे वो भी इंटीजर वैल्यूज होंगी, और जो वैल्यूज आप आउटपुट में दोगे वो भी इंटीजर वैल्यूज होंगी। तो सबसे पहले हम बताते हैं डेटा टाइप, फिर होगा भैया आपका फंक्शन का नाम। इस केस में हमारे फंक्शन का नाम है मेन। ये मेन इसलिए लिखा जाता है ताकि भैया आपका जो प्रोग्राम है उसे पहले से ही पता रहे कि मेन फंक्शन के अंदर जो भी कोड आपके प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है उसे पूरा एग्जीक्यूट करना है। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट्स के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं पैरामीटर्स। क्या लिखते हैं भैया, पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स आपको मैं यहां नहीं समझाऊंगा, पैरामीटर्स जब आपकी डेडिकेटेड फंक्शन की क्लास होगी ना, तब आप ये चीज समझोगे। देन उसके बाद आप लगाओगे कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर आप अपना लाइन बाय लाइन सारा कोड लिख रहे होगे। जब आपका सारा कोड कंप्लीट हो जाए तो सबसे लास्ट लाइन में आप लिखोगे रिटर्न 0। क्या लिखोगे भैया, रिटर्न 0। एक्चुअली जो रिटर्न 0 है इसे हम इसलिए लिखते हैं, सपोज कोई फंक्शन है, अब फंक्शन में ऐसा भी तो हो सकता है कोई एरर आ गया, तो वो फंक्शन जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया और उसने सही आउटपुट नहीं दिया। तो भैया 2 कंडीशंस होती है कि या तो जो आपका फंक्शन है वो अच्छे से चल रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा है, तो वहां पे सही आउटपुट गया, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो अच्छे से नहीं चल रहा है और उस पे एक गलत आउटपुट गया। तो ये दोनों ही केसेस में आपका रिटर्न टाइप बहुत ही मदद में आता है। जब भी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझ रहे हो ना, आपके जो आप विंडोज का लैपटॉप यूज कर रहे हो उसके अंदर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, आप अपना लिनक्स यूज कर रहे हो तो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो आपका मैक ओएस है। तो इस तरीके से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से ये 0 और 1 समझते हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कैसे बता पाओगे कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया है, उसको 0 देके,
जीरो देंगे, बोल देंगे भैया ये जीरो पकड़ो और ये जो लड्डू है, ये लड्डू की मदद से आप समझ जाओ कि आपका कोड अच्छे से चल गया है। लेकिन अगर मैंने आपको -1 या जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू दी तो आप समझ जाना कि भैया कोड अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो भैया ये हमने क्या किया है, ओएस ने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमने कोड रन करके दिया और हमने उसे आउटपुट में, रिटर्न में एक जीरो दिया। हमने कहा कि अगर जीरो दें तो क्या समझ लेना कोड अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया है, और जीरो के अलावा कुछ भी दे तो समझ लेना कि एरर आ गया है, भैया कोड अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लाइन बाय लाइन सभी कोड को एग्जीक्यूट कर लिया। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने, सीपीयू ने सभी कोड्स को एग्जीक्यूट कर लिया। लास्ट लाइन में वो रिटर्न करेगा जीरो। क्या रिटर्न करेगा भैया, जीरो। रिटर्न किया आपके फंक्शन ने जीरो, जीरो रिटर्न हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल गया कि हाँ भैया सक्सेसफुल कोड एग्जीक्यूशन हो चुका है। लेकिन अगर भैया कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ ढंग से तो ये रिटर्न जीरो नहीं करेगा, ये कोई अदर वैल्यू देगा, जैसे कि -1। मेजरली ये -1 देता है। भैया ये चीज हम दर्शाती है कि अगर जीरो रिटर्न हो रहा है तो आपका ये जो मेन फंक्शन है, जो आपका कोड है, वो अच्छे से चल चुका है। अगर यहाँ पे -1 रिटर्न हो जाए, भैया क्या हमें पता चलेगा जीरो रिटर्न हुआ, -1 रिटर्न हुआ? नहीं, आपके कंपाइलर में, आपके टर्मिनल में सिंपली आपको एक आउटपुट दिखेगा कि हाँ भैया एरर आ चुका है। ये रिटर्न जीरो, रिटर्न 1 हम ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प के लिए करते हैं। इसको उसके लिए लिखा जाता है, उसके रेफरेंस के लिए लिखा जाता है। ठीक है भैया, ये चीज हालांकि फंक्शंस में और डेप्थ में समझेंगे, रिटर्न टाइप क्या होता है। अभी मैंने आपको एक मेन पर्सपेक्टिव से, कि भैया जो आपका मेन फंक्शन है उसके पर्सपेक्टिव से रिटर्न टाइप क्या होता है, उसे हमने बता दिया। तो भैया ये 4 चीजें हैं, इसे आप नोट कर लोगे क्या? भैया बिल्कुल नोट कर लेंगे। अब भैया नेक्स्ट चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है भैया हमारे कमेंट्स। क्या है भैया? वो है भैया हमारे कमेंट्स। अब कमेंट्स आपके प्रोग्राम का वो हिस्सा होता है, कमेंट्स आपके प्रोग्राम का वो हिस्सा होता है जो कि नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है। ये एक प्रोग्राम, ये कोड करके मैंने आपको बताया, हाँ जी भैया ये कोड आपने हमें करके बताया। जो कोड हमें आउटपुट में दे रहा है, हमें आउटपुट में दे रहा है वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग, ये पूरी लाइन जो है वो प्रिंट करके दे रहा है। भैया ये वाला जो पूरा पार्ट है ये एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन ये जो सी आउट वाली लाइन है, इसी के आगे मैंने एक डबल स्लैश लगा के एक टेक्स्ट लिखा है। क्या टेक्स्ट लिखा है? सपोज आउटपुट स्टेटमेंट। तो भैया ये हो गया हमारा एक कमेंट। क्या हो गया भैया? ये हो गया भैया हमारा कमेंट। अब कमेंट आप कैसे पहचानोगे कोई चीज एक कमेंट है? यहां पे आप एक लाइन से देखो भैया, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखा, इसका एक मतलब है बिल्कुल भैया ये कोड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिखा, बिल्कुल भैया हमारे प्रोग्राम के अंदर इस पर्टिकुलर लाइन का कोई मतलब है, कोई मीनिंग है। ठीक भैया, ये मेन लिखा, सी आउट लिखा, रिटर्न लिखा, इन सभी चीजों का प्रोग्राम में कुछ मीनिंग है। लेकिन भैया ये जो लाइन आपने लिखी है इसका भैया हमें कोई मीनिंग नहीं पता है। ये जो है ये कोड के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। एक ऐसी चीज, एक ऐसा टेक्स्ट, एक ऐसा कोई स्टेटमेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ हम एज अ कोडर रेफरेंस के लिए लिखते हैं, उसे हम कमेंट लिखते हैं। कमेंट आपकी नॉन एग्जीक्यूटेबल बॉडी होती है, नॉन एग्जीक्यूटेबल बॉडी होती है। भैया नॉन एग्जीक्यूटेबल बॉडी मतलब कि आपके प्रोग्राम के अंदर लिखा तो है लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है? ये कोई आपको आउटपुट नहीं देता है, इनपुट नहीं देता है, इसका कोड में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। समझ में आई मेरी बात? हाँ जी भैया, ये कमेंट हमें समझ में आ गया। और कमेंट्स एक्चुअली एक गुड प्रोग्रामर हैबिट को प्रमोट करने के लिए होता है। कैसे भैया? जैसे जब भी आप किसी कंपनी में काम करोगे तो उस कंपनी के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि हम टीम्स पे काम करते हैं। क्या करते हैं भैया? टीम्स में काम करते हैं, अलग अलग टीम्स बनी होती हैं प्रोजेक्ट के लिए। अब सपोज कोई एक पर्टिकुलर टीम है, एक फीचर पे काम कर रही है, अमेजॉन का सपोज सर्च बटन बनाने में काम कर रही है। तो अब किसी बंदे ने आया और उसने एक रैंडम कोई चेंज किया। अब कैसे पता चलेगा कि वो चेंज किया कि नहीं किया? तो वो क्या करता है, डबल स्लैश लगा के एक कमेंट लिख देता है, बोलता है भैया आज मैंने ये चेंजेस किए। तो ये क्या होता है कि एक मतलब ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए और टीम के साथ काम करने के लिए हमें कमेंट्स यूज करना होता है। जैसे सपोज कि यहां पे मैंने लिखा कि सी आउट वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, तो मैंने यहां स्लैश करके लिख दिया कि ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं आउटपुट बता सकूं, तो यहां पे मैंने लिख दिया आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक इसी तरीके से यहां पे स्लैश करके मैं लिख सकता हूं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, यहां पे मैंने लिख दिया इंक्लूडिंग हेडर फाइल। ठीक है भैया, ये चीज हमें समझ में आई, हमने लिखा इंक्लूडिंग हेडर फाइल। अब भैया ये चीज हमें समझ में आ गया कि कमेंट्स का रेफरेंस क्या होता है, कमेंट्स क्या काम में आते हैं। अब समझ लेते हैं कमेंट्स के टाइप्स कितने होते हैं।
पहला टाइप का कमेंट होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। एंड एक्चुअली जब हम प्रोग्राम लिख रहे होंगे ना, तब आप ये सारी चीजें यूज कर रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि अरे भैया ने सिंगल लाइन कमेंट बताया था, मल्टी लाइन कमेंट बताया था, हम तो सब भूल गए भैया, हमने नोट्स भी नहीं बनाया था। आपके नेचुरल हैबिट में आ चुका हो गया वो चीजें, तो बिल्कुल ये रटने की जरूरत नहीं है, नोट्स बस बना लेना। सिंगल लाइन कमेंट्स वो कमेंट्स होते हैं जिसे हम डबल स्लैश लगा के और इसके आगे एंड ऑफ द लाइन तक, जहां तक भी आपकी लाइन जा रही है वहां तक आप जो भी लिखोगे वो होगा एक सिंगल लाइन कमेंट। क्या होगा भैया? सिंगल लाइन कमेंट। अभी के लिए इस चीज को ऐसे समझो, कोड के दौरान हम इस चीज को प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। दूसरा आता है मल्टी लाइन कमेंट्स। क्या भैया? मल्टी लाइन कमेंट्स। अब भैया कब तक हम सिंगल लाइन में ही सिर्फ लिखेंगे? सपोज हमें कुछ पैराग्राफ लिखना है, हमें ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है कि हाँ यार ये फंक्शन में मैंने सपोज ये फंक्शनैलिटी ऐड करी कि जब भी कोई लिखेगा कि हाँ C++ कोडिंग वाला बैच हमें दे दो, तो हम क्या करेंगे? सचिन सर वाला, सचिन भैया वाला क्या करेंगे? बैच सजेस्ट कर देंगे। तो हमने ये फीचर ऐड किया। अब इतनी बड़ी लाइन है, इसे हम एक लाइन में कैसे लिख दें? ये सिंगल लाइन कमेंट में कैसे आएगा? उसके लिए हमें यूज में आता है मल्टी लाइन कमेंट। क्या यूज में आता है भैया? मल्टी लाइन कमेंट। तो जब भी आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना हो, आप एक स्लैश लगाना, एक स्टार लिखना, एक स्लैश लगाना, एक स्टार लगाना, और इसके आगे आप मल्टीपल लाइंस में लिखते जाना जो भी आपका कमेंट होगा। जहां पे आप जिस भी लाइन में कमेंट को एंड करना चाहो, आप वहां पे एक स्टार लगाना और स्लैश लगा देना। कुछ इस तरीके से इन दो एंटिटीज को यूज करके आप एक मल्टी लाइन कमेंट को लिख सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया, हमें ये बात समझ में आई। और भैया अभी तो थ्योरेटिकली समझ में आई, प्रोग्राम लिखते टाइम पे आप इसको प्रैक्टिकली समझा रहे होगे। ठीक है भैया, ये चीज आप समझ लो। ठीक है भैया, हमने क्या किया? कमेंट्स को नोट कर लिया। अब भैया बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। भैया ये भी आप अगर ये चीजें लिखना चाहो तो लिख लो, वरना एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो। लेकिन सिर्फ एक काम करो, ये वाली जो लाइन है ना आपकी, इस पूरी लाइन को आप एक बार नोट कर लो, तो एग्जाम्पल के लिए आपके पास पड़ा रहेगा। ठीक है भैया, इस लाइन को हमने नोट कर लिया है। भैया हमने इस लाइन को नोट कर लिया है। भैया ज्यादा लंबी वीडियो मत बनाओ, वरना मियाँ छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। हम नहीं करेंगे पढ़ाई लिखाई। भैया मम्मी ने कहा था कि पापा की दुकान तो है ही, अगर कोडर ना बन पाओ तो पापा की दुकान पे बैठ जाना। भैया अब हम पढ़ने वाले हैं C++ इनपुट एंड आउटपुट के बारे में। अब आपको समझना पड़ेगा, इस चीज को समझने से पहले आपको स्ट्रीम्स के बारे में समझना पड़ेगा। अब अंग्रेजी में स्ट्रीम्स का मतलब होता है भैया एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी नली जिससे कुछ पास हो रहा हो। हमने भैया सुना है वाटर स्ट्रीम के बारे में, हमने सुना है भैया वाटर स्ट्रीम होती है। वाटर स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? पानी का बहाव। क्या भैया? पानी का बहाव। क्या भैया? पानी का बहाव। भैया यहां हिंदी में लिखो, पानी का बहाव। भैया पानी के बहाव को हम वाटर स्ट्रीम कहते हैं। ठीक उसी तरीके से इनपुट और आउटपुट के बहाव को हम आयो स्ट्रीम में रखते हैं। अब आपको समझ में आया क्या कि भैया जो एक हेडर फाइल होती थी आयो स्ट्रीम नाम की, इसका आपने नाम आईओ स्ट्रीम क्यों लिखा? इसका नाम है भैया इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। एक ऐसी स्ट्रीम, एक ऐसा बहाव जिसके जरिए हम इनपुट और आउटपुट को परफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं भैया? अभी देखते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि जब हम बात करते हैं स्ट्रीम्स की, स्ट्रीम की, तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स। पहला टाइप है भैया इनपुट स्ट्रीम, और भैया दूसरा टाइप है आउटपुट स्ट्रीम। अब ये जो आपका इनपुट स्ट्रीम है, ये क्या करता है? कीबोर्ड से भैया कोई भी इनपुट देते हैं तो इनपुट डिवाइसेस दे देते हैं ना भैया। जो भी आप कोड लिख रहे हो, जो यूजर इनपुट देगा वो कीबोर्ड पे टाइप करके देगा ना। बिल्कुल भैया, तो ये आपकी इनपुट स्ट्रीम कहां से कहां तक होती है? कीबोर्ड से लेके आपके मेमोरी के अंदर तक होती है। कहने का मतलब क्या है कि भैया हमने सिंपली क्या किया? मेमोरी के अंदर एक सचिन नाम का डब्बा बनाया। हमने क्या किया? मेमोरी के अंदर एक सचिन नाम का डब्बा बनाया। कैसे बनाते हैं अगली क्लास में देखेंगे, टेंशन मत लो। हमने क्या किया? मेमोरी के अंदर एक सचिन नाम का डब्बा बनाया। अब हम चाहते हैं कि सचिन के जो मार्क्स आए हैं,
जो मार्क्स आए हैं 10th क्लास में वो इस डब्बे में जाके स्टोर हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, सचिन के पापा को फोन लगाएंगे, हाँ अंकल जी नमस्ते, पैर छू रहे हैं आपका, और भैया सचिन के जो नंबर आए थे ना 10वीं क्लास में जरा बताना, बहुत C++ पढ़ा रहा है। तो भैया हम सिंपली क्या कर रहे हैं, सचिन के पापा से इनपुट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं भैया, इनपुट ले रहे हैं। तो जो सचिन के पापा हैं वो क्या करेंगे, कीबोर्ड में सचिन के मार्क्स इंसर्ट कर देंगे और वो जो मार्क्स हैं वो आके यहां इस डब्बे में स्टोर हो जाएंगे। तो हम सिंपली क्या करते हैं, जब हम इनपुट स्ट्रीम को यूज करना चाहें तो हम लिखते हैं भैया, हम लिखते हैं भैया सी इन। क्या लिखते हैं भैया, सी इन। क्या लिखते हैं भैया, सी इन। और जब भी आप आउटपुट स्ट्रीम को यूज करना चाहते हो तो आप लिखते हो सी आउट। भैया ये सी आउट हमें समझ में आ गया ना। इसी को एक एग्जांपल से समझ लें। बिल्कुल भैया एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है, सब क्लियर हो जाएगा, सब एकदम टेंशन फ्री। हमने क्या किया, सी आउट लिखा और हमने बोला कि फादर साहब, एक सेकेंड, फादर साहब मार्क्स बताना, मार्क्स बताइए। ठीक है भैया, फादर साहब आप मार्क्स बताइए। इस लाइन के बाद हमने क्या लिखा, हमने लिखा सी इन सचिन, क्योंकि भैया मेमोरी के अंदर सचिन नाम का डब्बा बनाया है ना, तो यहां पे सी इन बनाएंगे और यहां पे सचिन लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, सचिन लिखेंगे। बोलेंगे भैया फादर साहब आप क्या करो, मार्क्स बताइए। तो भैया यहां पे हम क्या करेंगे कि आउटपुट स्क्रीन में इस चीज को प्रिंट कराएंगे। जैसे ही आप सी आउट के आगे कुछ भी लिखते हो भैया वो आउटपुट स्क्रीन में जाके दिखता है। बिल्कुल भैया ये चीज दिखेगी और हमारे जो फादर साहब हैं वो कीबोर्ड पे टाइप कर देंगे कि भैया सचिन के कितने आए थे 10th में मार्क्स, मैथ्स सब्जेक्ट का ले लो, सचिन के 10th में मार्क्स आए थे भैया, मैथ सब्जेक्ट में बहुत ही घटिया मार्क्स आए थे, सपोज 60 नंबर आए थे। 70 में से नहीं भैया 70 का पेपर नहीं होता, 80 का पेपर होता है। हाँ भैया 80 में से 60 नंबर आए थे, नॉट सो बैड नंबर हैं। तो भैया ये सचिन के पापा ने इनपुट दे दिया है, तो वो जो 60 नंबर है वो इस डब्बे में आके स्टोर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया आपके कोड से लेके जो आपका आउटपुट स्क्रीन है वहां तक आउटपुट को ट्रांसफर करने का, आउटपुट को बहा के ले जाने का जो काम होता है वो आउटपुट स्ट्रीम का होता है। और आपको कीबोर्ड से लेके इस डब्बे तक आपके इनपुट को बहा के लाने का काम इनपुट स्ट्रीम का होता है। अब भैया ये दोनों इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम कोई पूछेगा भी नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, सिर्फ आपको आईओ स्ट्रीम पूछा जाएगा, सी इन सी आउट फंक्शन पूछा जाएगा। ये मैंने आपको बताया है ताकि आपको इन डेप्थ चीजों के बारे में नॉलेज हो। ठीक भैया, अब दूसरी चीज भैया हमने इसका एक एग्जांपल देख लिया कि किस तरीके से हम सी आउट और सी इन को यूज कर रहे होंगे। क्या आप इस चीज को नोट कर लोगे? बिल्कुल भैया इस चीज को हम नोट कर लेंगे। भैया इतना नोट करने के बाद लास्ट एंड द नेक्स्ट चीज जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे भैया वो है आपके टोकन्स। क्या है भैया? वो है आपके टोकन्स। अब भैया एकदम लास्ट चीज है, 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी क्लास में वाइंड अप कर दूंगा। तो भैया टोकन्स के बारे में आप ऐसा समझो कि जब भी आप लिख रहे हो ना हैश इंक्लूड, फिर आप लिख रहे हो भैया आईओ स्ट्रीम। क्या लिख रहे हो भैया? आईओ स्ट्रीम। आप लिख रहे हो इंट मेन, आप 2 ब्रैकेट्स लगा रहे हो और फिर उसके बाद आप इसके अंदर कोड लिख रहे हो। अब आप ऐसा समझो कि आपके C++ प्रोग्राम के अंदर, आपके C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सिर्फ 2 चीजें होती हैं। सिर्फ 2 चीजें क्या होती हैं भैया? एक चीज होती है टोकन्स और दूसरी चीज होती है भैया व्हाइट स्पेसेस। इन 2 चीजों को यूज करके आप अपना पूरा का पूरा C++ प्रोग्राम लिख रहे होते हो। अब ये जो टोकन्स हैं, ये टोकन्स विजिबल थिंग्स हम कह सकते हैं कि भैया जो भी चीजें दिख रही हैं उसे हम टोकन्स कहते हैं और जो भी चीजें नहीं दिख रही उन्हें हम व्हाइट स्पेसेस कहते हैं। भैया ये जो टोकन्स हैं इसका एग्जांपल दोगे क्या? ये जो आपका हैश हो गया ये एक टोकन है, जो आपका इंक्लूड हो गया ये एक टोकन है, जो आपका आईओ स्ट्रीम हो गया ये एक टोकन है। भैया ये जो आपका इंट है ये भी एक टोकन है, आपका मेन जो लिखा है ये भी एक टोकन है। भैया ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं इनका एक ब्रैकेट ये दोनों आपस में एक टोकन है। भैया ये वाला करली ब्रेसेस ये भी टोकन है क्या? बिल्कुल भैया ये भी टोकन है, ये भी आपका टोकन है। तो भैया व्हाइट स्पेसेस क्या हो गए? भैया सारी ऐसी चीजें जो कि हमें नहीं दिख रही है,
भैया ये इनके बीच का गैप दिख रहा है क्या? नहीं भैया, इसे हम कहेंगे व्हाइट स्पेस। क्या इनके बीच का गैप दिख रहा है क्या? नहीं भैया, इन्हें हम कहेंगे व्हाइट स्पेस। क्या इनके बीच का गैप दिख रहा है? नहीं भैया, इन्हें व्हाइट स्पेस कहेंगे। तो ये जितनी भी चीजें नहीं दिख रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं भैया? व्हाइट स्पेसेस। क्या कहते हैं भैया? व्हाइट स्पेसेस कहते हैं। और जितने भी चीजें, जितने भी विजिबल कंटेंट आपके कोड के अंदर दिख रहा है, उसे हम कहते हैं भैया टोकन्स। क्या कहते हैं भैया? टोकन्स कहते हैं। क्या यही सेम चीज मैंने यहां पर लिखी है? बिल्कुल भैया, यही सेम चीज मैंने यहां पर लिखी है। टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। स्मॉलेस्ट है ना भैया, सबसे छोटा हैश, सबसे छोटा इंक्लूड, सबसे छोटा। इन छोटी छोटी चीजों को मिला के हम अपना कोड लिख रहे होते हैं। यार इस चीज पे ये मैंने बस डाल दिया है। अगर आपको एक डेफिनेशन लिखनी हो, कोई घंटा नहीं पूछने वाला है कि भैया उसकी डेफिनेशन बताओ। आपसे पूछा जाएगा कि टोकन्स क्या होते हैं, आप कहोगे कि कोई भी विजिबल थिंग, कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि आप प्रोग्राम के अंदर देख रहे हो। फॉर एन एग्जांपल, आपने हैश लगाया, आपने इंक्लूड लिखा, आपने मेन लिखा, आपने कोई फंक्शन बनाया, उसका नाम, आपके पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स हो गए, इन सारी चीजों को हम इंडिविजुअली टोकन्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? टोकन्स कहते हैं। टोकन्स के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इनके बारे में हम एक एक करके फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में देख रहे होंगे। लेकिन अभी के लिए आप टोकन्स और व्हाइट स्पेसेस में डिफरेंस समझ चुके हैं। भैया हम थोड़ा थोड़ा ही दाना आपको खिलाएंगे ताकि एक बार में आपका पेट ना फट जाए। तो भैया इस चीज को आप नोट करो फटाक से, इस चीज को आप फटाक से नोट करो। फिर अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए चलिए चलिए, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग क्लास। ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी लंबी क्लास बना रहा हूँ, बट क्योंकि देखो मैंने ऐसा सोच के रखा था कि एक काम करेंगे कि इसको छोटा छोटा रखेंगे, 30-30 मिनट की क्लासेस होंगी तो आप जल्दी जल्दी देख लोगे। बट व्हेन इट कम्स टू कोडिंग ना, वी हैव टू गिव आवर टाइम। बिना टाइम दिए आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो हम क्या करेंगे भैया कि हम अपने कोडिंग वाले लेक्चर्स को अपना एक दिन का कोई भी छोटा सा कोना डेडिकेटेड कर रहे होंगे। चाहे वो रात का हो, चाहे वो दिन का हो, चाहे भैया हम शाम में कभी बैठ रहे हो, दोपहर में कभी बैठ रहे हो, जो भी आपके पास दिन का 1 घंटा हो, जो भी आपके पास दिन का 1.5 घंटा हो, उसे आप अपनी कोडिंग के लिए डेडिकेट कर दो। आप अपने C++ बैच के लिए, मैं नहीं कहता हूं भैया C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, डेवलपमेंट आप जो भी पढ़ रहे हो, आप उसके लिए उतना टाइम डेडिकेट कर दो। अगर आप हमारे C++ बैच के साथ जा रहे हो तो आप क्या करोगे भैया? C++ पढ़ने के लिए, C++ सीखने के लिए हम अपना एक डेडिकेटेड स्लॉट रख रहे होंगे पूरे दिन। दूसरी चीज भैया, हम एक स्पाइरल नोटबुक बनाएंगे। स्पाइरल नोटबुक कैसी? कुछ ऐसी सी एक स्पाइरल नोटबुक आप बना रहे होगे जिसके अंदर आप अपना जो भी मैं आपको लिखवाता जा रहा हूं, जो भी मैं आपको समझाता जा रहा हूं, आपको जो समझ में आए, जो बोर्ड में लिखा है, जो कोड कराऊं, सब कुछ इस कॉपी के अंदर लिखना है। तीसरा, 3 पेन खरीद लेना। एक खरीदना ब्लैक पेन, एक खरीदना ब्लू पेन और एक खरीदना रेड पेन। इन तीनों पेन्स की मदद से आप क्या करोगे? अपने नोट्स को बहुत ही सुंदर हाईलाइटेड मैनर में अच्छे तरीके से लिख रहे होंगे। ठीक है भैया, इतनी चीज समझ में आई? और भैया लास्ट में कुछ कहना चाहोगे क्या? बिल्कुल भैया, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि भैया अपना ध्यान रखना, नोट्स अच्छे से बनाना, चीजों को रिवाइज अच्छे से करना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।